हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन एक बार में पूरा कवर करेंगे। वन शॉट ये हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग मोशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ इसमें कवर करेंगे। मोशन क्या होता है ना, मोशन कितने तरीके के होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ग्राफ के बारे में, है ना, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल से भी और मैथमेटिकल से भी हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये चैप्टर है बेटा मोशन, और मोशन को समझने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमारा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा हमारा सबसे पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बेटा देखो, मोशन को बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम समझ नहीं सकते। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, इसको मैं एग्जांपल से सबसे पहले समझाता हूं। जैसे आपके पास फोन आया, आपके किसी दोस्त का फोन आया और आपके दोस्त ने बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ और घर आना है आपके। तो आप उसको अपने घर की लोकेशन कैसे बताते हो? किसी के रिस्पेक्ट में कोई जैसे नया आदमी आता है तो आप कैसे बताते हो कि भाई आप जो है पुलिस स्टेशन है? उसने कहा हाँ। तो कहे उस पुलिस स्टेशन से राइट साइड मुड़ जाना और 10 मीटर आगे आना, मेरा घर है, व्हाइट कलर का है, मेरा घर है। फिर कोई आदमी जा रहा है, उसने पूछा कि भाई आपका स्कूल का नाम लिया कि फला फला स्कूल है, वो कहाँ पे है, या ये जगह कहाँ है, या ये गार्डन कहाँ पे है। तो आप क्या बताते हो? आप सीधे चले जाओ। सीधे जाने के बाद एक हॉस्पिटल आएगा, उस हॉस्पिटल से लेफ्ट साइड मुड़ जाना। लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद 50 मीटर आप आगे चलोगे तो आपको वो घर या फिर जो भी आप जिसकी लोकेशन देना चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो आप पर्टिकुलर किसी का घर यानी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए किसी दूसरे चीज का यूज कर रहे हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, किसी दूसरे पॉइंट का यूज कर रहे हो। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कुछ नहीं होता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये जैसे मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये क्या है बेटा? एक रोड है, और इस रोड पे ये एक पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल है। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पोल ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल पोल है। और इस जगह एक कार खड़ी हुई है, ये एक कार है जो इस इलेक्ट्रिकल पोल के पास खड़ी हुई है। अब इसके अंदर बैठे हुए आदमी ने अपने दोस्त को फोन किया और पूछा कि घर कहाँ है तुम्हारा? ये तुम्हारे दोस्त का घर था जहां पे तुमको जाना था। तो उसने पूछा कि भाई यार घर कहाँ पे है? तो उसके दोस्त ने कहा कि काम करो, तुमको क्या इलेक्ट्रिकल पोल दिख रहा है? उसने कहा हाँ। कहे उस इलेक्ट्रिकल पोल से नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर चल के सीधे चले आओ, मेरा घर मिल जाएगा। तो बेटा ये क्या है? ये पोल हो गया ना। तो आपने इस पोल के रिस्पेक्ट में जो ओ पॉइंट था, इस पोल के रिस्पेक्ट में इस आदमी को आपने लोकेशन बताई ना। तो ये घर है, इस घर की लोकेशन कैसे पता चली? इस पोल से पता चली ना, इस ऑब्जेक्ट से पता चली ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट होता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिस्क्राइब करते हो, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब हमारे फिजिक्स में जो सबसे जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज होता है वो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम यूज करते हैं, देखो कैसे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बेटा वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। आप लोग अपने घर की दीवार देखते हो ना, जैसे आप अपने घर का कॉर्नर देखो, तो कॉर्नर में क्या होता है? एक सीधी लाइन ऐसे करके बनी होती है, एक सीधी लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये बनी हुई है, ये ऐसे करके। ये घर का कॉर्नर ही तो होता है, ऐसे करके दीवार बनी होती है ना, ऐसे करके।
तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर चला गया, इसको वाई एक्सिस कर दो, ब्लैक वाला रेड एक्सिस हो गया, ग्रीन वाला पेन जो हो गया ये जेड एक्सिस हो गया, और जहां पे तीनों आपस में मिल रहे हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है किसी पॉइंट या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन हमको बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आपने कहा, तो आपने कहा कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इस ओ पॉइंट से या इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये x यूनिट दूर है। x यूनिट दूर मतलब है x मीटर, x सेंटीमीटर, x किलोमीटर दूर है। तो आपने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बता दी ना। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जिस पॉइंट से या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताई जाती है उसको बेटा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। क्या वो देखो, एक चाचा बैठे, उन चाचा से 10 मीटर आगे देखो एक घर दिख रहा होगा पिंक कलर का, वो घर मेरा है। तो वो जो चाचा है वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। उनके रिस्पेक्ट में ही तो आपको घर बता रहे हो भाई, उनके रिस्पेक्ट में तो आपने घर बताया। और चाचा क्या है? चाचा लिविंग थिंग है, दादा लिविंग थिंग, किसी जानवर के रिस्पेक्ट में आपने बता दिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिविंग भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकता है, और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। वजह फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस हो सकती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करो। जैसे ये बॉटल, अब ये बॉटल यहाँ पे रखी है, मैं इस बॉटल से 2 मीटर दूर नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। क्यों? क्योंकि इस बॉटल के रिस्पेक्ट में आपने मेरी लोकेशन पोजीशन बता दी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा, अब 2 टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन करके। एक हमारा टॉपिक है मोशन क्या होता है, और एक हमारा टॉपिक होगा रेस्ट क्या होता है। हम रेस्ट और मोशन को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। देखो यहां पे मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने ऐसे करके बना दिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा? पी पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या ओरिजिन से ये यहां पे, ठीक है। कह दो x यूनिट दूर है। कितने यूनिट दूर है? आपने कहा ये x यूनिट दूर है। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम t हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? टाइम t हो रहा है। ठीक। अब जैसे ही बेटा टाइम t से t डैश हो, यानी जैसे ही टाइम चेंज हुआ, क्या हो गया? टाइम t से बेटा क्या हो गया? t डैश। तो अब बहुत ध्यान से समझना, टाइम चेंज होने के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कर दे तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। जैसे ही टाइम t से क्या हो गया बेटा? t डैश हो गया, ये ऑब्जेक्ट p से उठ के कहाँ आ गया? p डैश पे आ गया। कहाँ आ गया बेटा? p डैश पे आ गया। और इसकी पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से x डैश यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया? x डैश यूनिट हो गया। तो देखो हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। क्यों? क्योंकि जैसे ही, बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने के साथ इस ऑब्जेक्ट ने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये मोशन में है। जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी टाइम t हो रहा है तो ये अपनी जगह पे। जैसे टाइम t से t डैश हुआ, ये इधर चला आया, तो देखो इधर से इधर आया। टाइम चेंज होने के साथ इस ऑब्जेक्ट ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन लोकेशन चेंज कर दी, तो हम कहेंगे ये मोशन में है। यहाँ से इधर भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ से इधर साइड जा सकता है, यहाँ से ऐसे जा सकता है।
तो टाइम चेंज होने के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। किसमें है, मोशन में। चलो इसी जगह इसको देख लो बेटा, ये हमने फिर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। चलो देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है बेटा, पी पॉइंट पे है। टाइम कितना हो रहा है, टी हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से x यूनिट है। कितना है बेटा, x यूनिट। अब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने टाइम चेंज हुआ। क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। t से क्या हो गया बेटा, t डैश हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर टाइम चेंज होने के साथ कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन या अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा, रेस्ट में है। जैसे देखो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बॉटल है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अभी टाइम टी हो रहा है, टाइम टी से टी डैश हो गया, पर टाइम चेंज होने के साथ इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन क्या चेंज की, नहीं चेंज की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। किस में है बेटा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा या तो मोशन में होगा। या तो ऑब्जेक्ट किस में होता है बेटा, रेस्ट पे होता है, या ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। अब एक चीज यहां क्वेश्चन पूछी जाती है, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट, बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर बेटा एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि क्या कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से रेस्ट पे हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से मोशन में हो सकता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अभी आपने कहा कि सर टाइम टी से टी डैश हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे बना है, तो आपने कहा रेस्ट है। क्या ये सच में रेस्ट पे है? क्या ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से रेस्ट पे है? या यूं कह लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट देखो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है ना, पोजीशन चेंज कर रहा है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, मोशन में है। आप कह रहे हो कि सर ये ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या ये बेटा ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से मोशन में है? पूरी तरीके से मोशन में है? यही क्वेश्चन यहां पे बना है। देखो बेटा, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों? इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये एक रास्ता है और ये कुछ दोस्त इस कार के अंदर बैठ के जा रहे हैं। ये कार है, इसके अंदर कुछ दोस्त बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दोस्त ये बैठा हुआ है और एक दोस्त ये बैठा हुआ है, ठीक है। और ये लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। और यहां पे एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रिक पोल, या यूं कह लो ये एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है, ये एक पेड़ है और ये लोग ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अगर बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पेड़ लिया गया, यानी आपने इस पेड़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी ये मोशन में है।
किसमें है? मोशन में। ठीक है, आपने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे ड्राइवर है, आप ड्राइवर का मोशन देखना चाह रहे हो, ड्राइवर की स्टेट ऑफ पोजीशन देखना चाह रहे हो, तो आपने कहा कि ये ड्राइवर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में है। भाई धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है मोशन में, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं इसी ड्राइवर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बेटा अंदर बैठा हुआ एक ऑब्जेक्ट ले लूं, इसका दोस्त ले लूं, तो अब ध्यान से देखो, ये गाड़ी चाहे रुकी हुई हो, चाहे तेज मूव कर रही हो, चाहे रुकी हुई हो और चाहे तेज मूव कर रही हो, क्या इस ड्राइवर की पोजीशन इस पीछे बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? क्या नहीं चेंज हो रही है, जबकि गाड़ी मोशन में है। गाड़ी किस में है? मोशन में है। गाड़ी मोशन में है तो आदमी भी मोशन में होगा। लेकिन अब मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंदर बैठा हुआ आदमी ले लिया, अंदर बैठा हुआ इसका दोस्त ले लिया, तो क्या इस दोस्त के रिस्पेक्ट में आगे ड्राइवर की पोजीशन चेंज हो रही है? क्या नहीं चेंज हो रही है। तो अब ये किस में है? अब ये रेस्ट में हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे होगा ना एब्सोल्यूट मोशन में। जैसे मैं अभी हूं, अब जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं? टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं किस में हो गया बेटा? रेस्ट पे। लेकिन अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम सन ले लें, क्या ले लें? सन, तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही, तो अर्थ में मैं प्रेजेंट हूं, तो मैं भी घूम रहा हूं। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं सन लूंगा तो मैं किस में आ गया? मैं मोशन में आ गया। और यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बॉटल ली तो मैं किस में आ गया? मैं रेस्ट पे आ गया। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट मोशन पे हो सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले रहे हो। मेरी इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब यही जो है हायर एजुकेशन में जाओगे, अभी क्लास 11th में जब आओगे, तो आप टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़, लेकिन जब आप 11th में जाओगे और जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो इस पे अच्छा खासा एक चैप्टर है इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जितना अच्छे से आप समझेंगे, आपके लिए मोशन समझना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरी बात, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले आप समझ लीजिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए जिन पॉइंट्स का हम यूज़ करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के हम यूज़ करेंगे उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। फिर आपने रेस्ट और मोशन के बारे में आपने जानकारी ली कि रेस्ट और मोशन क्या होता है ना। फिर आपको ये बताया गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं हो सकता। ये भी मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं हो सकता है ना। इसके बाद हम जो टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, मेरा एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको समझना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सको, नाप सको, तौल सको, और जिससे फॉर्मूले या फिजिक्स के लॉज को डिराइव कर सको, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और मास से फॉर्मूला भी बनता है, बोलो W = mg भी बनता है, F = ma बनता है। देखो मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तो ऐसे, तो ये जो मास है इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कमरे में कितनी करंट है आप मेजर कर सकते हो, करंट से फॉर्मूला भी बनता है, Q = IT बनता है कि नहीं बनता है ना। तो इससे लॉज भी बनते हैं। आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे, क्लास 12th में जाओगे किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके, नाप सके, जिनसे फिजिक्स के लॉज को डिराइव कर सके, उनको बेटा हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। आप टाइम को नाप सकते हो कि इस वक्त कितना टाइम हुआ, आप यहाँ से अपने घर से अपने स्कूल गए कितना टाइम हुआ, है ना। टाइम हो सकता है, आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, कितनी लेंथ चल के आप गए, है ना। तो ये जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस वक्त रूम का कितना टेम्परेचर, आप उसको मेजर कर सकते हो।
तो इन सबको हम बेटा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो बेटा दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है बेटा? दो पार्ट में। एक होती है बेटा स्केलर, क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और एक होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। एक क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है और एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ध्यान से समझो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, बट डायरेक्शन ना हो, क्या हो? बहुत ध्यान से समझना। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि मास की बात करूं, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, काउंटिंग नंबर्स। जैसे आपसे कहा कि किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करो, जैसे ये बॉटल है, आपसे कहा गया कि इस बॉटल का मास मेजर करो, आपने कहा कि इस बॉटल का जो मास है वो 10 ग्राम है। तो 10 क्या हो गया? 10 क्या हो गया? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इसके काउंटिंग नंबर्स हो गया। लेकिन मास के पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? स्केलर हो गई। जैसे इस कमरे में इस वक्त कमरे का टेम्परेचर कितना है? तो आपने कहा कि इस वक्त जो कमरे का टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। बट क्या टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन नहीं है। तो इसी तरह मास हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। समझाते हैं। मैग्नीट्यूड हो और क्या हो बेटा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ क्या हो बेटा? डायरेक्शन। जैसे फोर्स, अगर मैं यहाँ एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया मास हो गया, है ना, यहाँ पे हो गया टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे हो गया करंट हो गया। बेटा करंट भी आपकी क्या है? स्केलर है। यहाँ पे हो गया डिस्टेंस हो गया, अभी आगे पढ़ेंगे, डिस्टेंस हो गया। अब जैसे इसकी बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे वेलोसिटी हो गया, है ना, जैसे फोर्स हो गया, जैसे प्रेशर हो गया। अब जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, आपने इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो 10 है ये क्या हो गया बेटा? ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट बेटा उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा, बोलो है ना। तो फोर्स के पास डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये मान लो आपको एक रबड़ दी गई, ठीक, आपने इस रबड़ पे प्रेशर लगाया, तो आपने लगाया 10 पास्कल का प्रेशर लगाया। कितना लगाया? 10 पास्कल का प्रेशर लगाया। तो ये रबड़ क्या हो जाएगी? जिस डायरेक्शन में आपने इसको प्रेशर लगाया, देखो ये इसमें क्या हो गया? कर्व आ गया ना, बेंड हो गया ना, देखो अंदर गड्ढा हो गया ना, बोलो है ना। तो ये 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और देखो जिस डायरेक्शन में आपने प्रेशर लगाया वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में नीचे दब गया। तो ये क्या कहलाया? प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब क्या है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? चल, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है बेटा डिस्टेंस क्या होता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस। देखो मान लो ये आपका घर है, ये क्या है आपका? ये आपका घर है।
ठीक है। अब आप, या आपका घर है, तो आपको अपने घर से आप चलना शुरू किए, तो आपका घर बेटा कौन सा पॉइंट कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहेगा? इनिशियल। ये सब टर्म्स हैं बेटा, इनको बहुत ध्यान से समझना। तो आप जहां से आप चलना शुरू करते हो वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। तो ये कैसा पॉइंट कहलाया बेटा? इनिशियल पॉइंट कहलाया। कैसा पॉइंट कहलाया? इनिशियल पॉइंट कहलाया। तो आप अपने घर से चलना शुरू किए, तो आप कुछ ऐसा चलना शुरू किए, तो आप यहां से निकले, आप ऐसे गए, ठीक। आप 1 किलोमीटर चल के गए। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। फिर आपका मन हुआ, आप ऐसे चले गए, ठीक, ये करके आप चले गए, ये आप 4 किलोमीटर चलते हुए चले गए। फिर आप ऐसे आए, ये आप आ गए 6 किलोमीटर आ गए, ठीक है। फिर आप ये पाथ ऐसे कवर किए और ये हो गया आपका 10 किलोमीटर मान लो चल के गए। कितना चल के गए? 10 किलोमीटर चल के गए। और 10 किलोमीटर जब चल के गए तो आप यहां पे अपने स्कूल पहुंच गए। कहां पहुंच गए बेटा? आप अपने स्कूल पहुंच गए। ये आप अपने स्कूल पहुंच गए। ये आप अपने स्कूल आ गए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जिसको जहां फाइनली पहुंचना होता है वो बेटा फाइनल पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है बेटा? फाइनल पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? फाइनल पॉइंट हो गया। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट ने जो रास्ता चल के गया उन सारे रास्ते की लेंथ को जोड़ दो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। टोटल पाथ covered by an object। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस। तो अगर मुझे यहां पे डिस्टेंस निकालना हो, अब देखो डिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? तो डिस्टेंस को बहुत लोग x से डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं, s से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस को आपको लिखना है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो 1 + 4 + 6 + 10 कितना हो जाएगा? 10 + 6 16 + 4 20 और 121। तो आपकी कितनी डिस्टेंस आ गई बेटा? 21 किलोमीटर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट इतना पाथ चल के कवर करके गए। इसको हम बेटा डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस के लिए कुछ चीजें होती, जैसे डिस्टेंस बेटा स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप अपने घर से निकले, आपको स्कूल जाना है, तो आप रैंडम किसी भी रास्ते में चलते हुए चले जा रहे हो ना, कोई फिक्स थोड़ी है कि हम इसी रास्ते से ही पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में ही चल के जाएंगे। हम तो रैंडम कहीं से भी घूमते हुए चले जा रहे हैं, तो कोई डायरेक्शन है क्या? सांप जैसे बारिश का टाइम होता है, सांप बाहर निकलता है तो उसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि नहीं हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, वो रैंडम ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए किसी भी डायरेक्शन में निकल जाता है। तो डिस्टेंस क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब कि हम डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना 1 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए। आप आटा लेने जाते हो तो आप कहते हो 2 किलो की बोरी दे दो, आप ऐसे बोलते हो ना। जैसे कपड़ा खरीदने गए तो आपने कहा 1 मीटर लेंथ दे दो कपड़े की, तो आप यूनिट यूज करते हो ना। तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो बेटा होती है मीटर। क्या होती है बेटा? मीटर। स्मॉल m से डिनोट होती है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो ये, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा
या तो जीरो होगी और या तो पॉजिटिव होगी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं डबल स्टार कर देता हूं, ध्यान से समझ लो। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा या तो जीरो होगी और या तो पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी बेटा। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मान लो ये बॉटल है, अब इस बॉटल के रिस्पेक्ट में यहां खड़ा हूं, अब टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने के साथ मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो क्या मैं कोई पाथ चल के गया? क्या मैं कोई पाथ चला? मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है, मेरा फाइनल पॉइंट भी है, तो मैं तो चल के ही नहीं कहीं गया। तो मैं कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की? जीरो। तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो। अब मैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में चाहे यहां जाऊं, चाहे इसके रिस्पेक्ट में मैं इधर आ जाऊं, चाहे मैं आगे चला जाऊं, चाहे मैं पीछे चला जाऊं, चाहे ऊपर जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, तो जैसे ही मैं इस टाइम चेंज होने के साथ इसके साथ कहीं भी मूव करूंगा तो मेरी वैल्यू ऐड ही होगी ना। 0 से 0.1 मीटर चला गया, 0.2 चला गया, 0.3 चला गया, माइनस का 0.1 कोई चलते हुए किसी को देखे हो क्या? आप अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी बेटा। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में? क्यों स्केलर है? क्योंकि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है बट डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब इसी जगह बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चलो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, आप लोग इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नोट्स देखो बेटा, नोट्स हमेशा खुद के अच्छे होते हैं बनाना। नोट्स हमेशा खुद के बनाए जाते हैं। टॉपिक को समझो। देखो मैं भी नोट्स कैसे बनाता हूं। अब सबसे पहले आप टॉपिक था, आपने जैसे मान लो डिस्टेंस आपको पढ़ना था, आपने डिस्टेंस को पहले अच्छे से समझ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद आपने उसको बुक से पढ़ा। आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो। मार्केट में आप लोग इतने समझदार हो कि आपको पता है कि कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने में, है ना। आप कोई बुक खरीदने जा रहे हो तो किसी से सुनिए मत कि हाँ नहीं ये बुक है, जान लो कि ये भी मार्केट में कोई बुक आती है। आप पहले जाओ उस बुक को उठाओ। जैसे मान लो मैंने आपको आज डिस्टेंस पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब आप जाओ मार्केट में बुक उठाओ, 2-3 बुक है राइटर्स की, उनको उठाओ, उनको उठा के पढ़ो। देखो किनकी लैंग्वेज उनको आसान लग रही है समझने में। न्यूमेरिकल्स देखो, क्या न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है कि नहीं, तो उस हिसाब से फिर अपने हिसाब से आप बुक ऑप्ट करो। फिर आप बुक को पढ़ो। बुक को पढ़ने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, क्योंकि बुक में बहुत कुछ लिखा होता है बेटा, सब कुछ उठा के नहीं लिखना होता है। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। नोट्स में बार बार कह रहा हूं, नोट्स हमेशा अपने बनाओ, क्योंकि जब रिवीजन टाइम आता है ना तो इतनी मोटी बुक पढ़ना आसान नहीं होता। छोटे से जो नोट्स आपने बनाए ना, रिवीजन टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, जल्दी जल्दी रिवाइज होता रहता है। अब इस तरह अगर किसी ने डिस्टेंस को बना लिया, अब यही चीज आप लिखने बैठो, आप 20 पन्ने लिख डालो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी चीज को आपने ऐसे करके बनाया, आधे पेज में ये पूरा फिगर और ये सब कुछ आ गया और डिस्टेंस आपको समझ में आ गई। बात नहीं समझ में आ रही? चलिए, तो नोट्स अपने आप बनाइए। हाँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आपको नोट्स बनाने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। चलिए, अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत ध्यान से समझना। जैसे डिस्टेंस आप समझ चुके हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से चला फाइनल पॉइंट तक गया, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जो रास्ता वो चल के गया है उस रास्ते की लेंथ को ऐड कर दो, यानी टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं?
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत ये तो मैंने बताया, ये तो आपको नॉर्मली आपको बता दिया गया कि हाँ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, अब मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बेटा वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक? इसका पोजीशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्स यूनिट है। कितने यूनिट है? एक्स यूनिट। अभी टाइम टी था, अब टाइम टी से टी डैश हो गया, ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया और इसका पोजीशन या लोकेशन जो है वो वाई यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया? वाई यूनिट हो गया। अब बहुत ध्यान से समझना, तो ये ऑब्जेक्ट जब ये यहां था तो ये बेटा इसका इनिशियल पॉइंट था कि नहीं? बोलो हाँ ना? और ये कैसा पॉइंट था? फाइनल पॉइंट था। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोजीशन का चेंज हो रहा है कि नहीं, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट का, बहुत ध्यान से समझना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज पर्टिकुलर डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया इट्स वेरी गुड, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए डेफिनेशन है ही है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहीं पे समझ लो, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट 10 यूनिट चल के गया, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी चल के गया, तो ये 10 क्या कहलाया बेटा? इसको हमने मैग्नीट्यूड कहा। क्या कहा? इसको हमने मैग्नीट्यूड कहा। अब देखो, क्या ये पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि रैंडम कहीं मूव कर रहा है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी, अगर मैं इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं बेटा? एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट देखो क्या होगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरीके की लेंथ है। देखो, चाहे ये वाला एग्जांपल देखो, चाहे ये वाला, एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। अब जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेटा जीरो भी हो सकता है, वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटा? जीरो भी, जैसे डिस्टेंस जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और कैसे? इसको देखो, अगर आप जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करो, किसके बारे में बात करो? जीरो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। देखो, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो? मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी ए पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे, और इसको ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, तो ग्राउंड का ये ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाता हुआ आया। ये ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। कैसा ग्राउंड है? सर्कुलर ग्राउंड, जिसकी रेडियस आर है। तो ये ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चला, क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट बना देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे था ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट यहां पे, ये ऑब्जेक्ट था, ए पॉइंट से चला इस डायरेक्शन में,
और ये घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो मैं क्या कहूंगा कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे है और फाइनल पॉइंट भी यहीं पे है। तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसके इनिशियल पॉइंट और इसके फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। भाई क्या इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में अब कोई डिस्टेंस बची क्या, भाई इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ ना। इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो यह ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की। देखो मान लो बेटा ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मान लो एक पोल है, ये पोल आपने बनाया, आपने कहा ये पोल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये यहां पे रखा हुआ है, ये इसका ए पॉइंट है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मान लो x यूनिट दूर रखा हुआ है। कितनी यूनिट दूर रखा हुआ है, x यूनिट दूर रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल के यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, B पॉइंट पे आ गया, और B पॉइंट की डिस्टेंस मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जहां पहुंचा है वहां डिस्टेंस y है बेटा, इतना डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट था बेटा, क्या था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था, इसका फाइनल पॉइंट। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो होगा। मैं यहां डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके लिख देता हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट को हम एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस वेक्टर। यहां मैंने लिखा नहीं, देखो हम लोग डिस्टेंस को जो डिनोट करते हैं वो एस से डिनोट करते हैं। एस मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, और जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को करते हैं वो एस वेक्टर से करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऊपर वेक्टर लगा दिया। अगर कहीं ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा है एस और एस वेक्टर लिखा हो, तुरंत समझ जाना ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऊपर वेक्टर लगा है। तो इतनी बात समझ। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो हुई। इसी को तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अच्छा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखो यहां से यहां तक की लेंथ y, यहां से यहां तक की लेंथ x, अगर मुझे ये बची हुई लेंथ s निकालनी है तो y में x माइनस कर दो तो बची हुई लेंथ निकल आएगी ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब मेरा फाइनल पॉइंट कितना है, मेरा फाइनल पॉइंट है y और मेरा इनिशियल पॉइंट कितना है x। अब बहुत देखो, अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू x से बड़ी दिख रही है कि छोटी, y की वैल्यू देखो, y इतना बड़ा है, x इतना इतना है, तो y बड़ा है ना, बड़े में छोटा जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो पॉजिटिव आ गया ना। ये समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, y बड़ा है, x छोटा है, बड़े में छोटा गया, तो जैसे 5 में 3 माइनस करो, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो बड़े में छोटा माइनस किया, 2 आया प्लस का, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसा डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देख लो, मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बेटा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक रोड है, इस रोड में ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये इसका ए पॉइंट है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ है, तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने कितना मान लिया, x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया और चल के बेटा यहां आ गया, मान लो इस B पॉइंट पे आ गया। अब ये इसको हम फाइनल पॉइंट कहेंगे। कौन सा पॉइंट कहेंगे बेटा, फाइनल पॉइंट कहेंगे। इस फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने y मान ली। क्या मान ली, y मान ली। क्या मान ली, y मान ली। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की छोटी डिस्टेंस। तो यही तो हुआ छोटा पाथ, यही तो हुआ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये छोटा सा पाथ, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल पॉइंट सॉरी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब देखो बेटा फाइनल पॉइंट की